This conference will now be recorded. नमस्कार मित्रों, आज हम अष्टांग हृदय संहिता के सूत्र स्थान का तृतीय अध्याय ऋतुचर्या अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। जैसे कि मैंने दिनचर्या अध्याय के पूर्व में कहा था, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम इस आयुर्वेद के आद्य प्रयोजन हेतु, उसकी परिपूर्ति हेतु दिनचर्या अध्याय, ऋतुचर्या अध्याय, रोगाणुत्पादनीय अध्याय, ऐसे अध्यायों का मार्गदर्शन वाग्भटाचार्य जी हमें विस्तार से बताते हैं। और स्वस्थ रहने के लिए, आरोग्यदायी रहने के लिए जो भी जीवन आवश्यक चीजें हैं, जैसे आहार है, विहार है, हमारी चर्या दिन में कैसी होनी चाहिए, रात में कैसी होनी चाहिए, ऋतु अनुसार कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में बिल्कुल विस्तार से मार्गदर्शन और व्यावहारिक मार्गदर्शन करते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम अष्टांग हृदय संहिता के सूत्र स्थान में वर्णित तीसरे अध्याय की चर्चा करने वाले हैं, ऋतुचर्या अध्याय। आइए मित्रों, सबसे पहले हम स्क्रीन शेयर करते हैं। और जैसे ही कल के व्याख्यान में आपने विस्तार से प्रश्न पूछे थे, वैसे ही इस व्याख्यान में भी आप पूछेंगे, ऐसी आशा है। आप चैट बॉक्स में आपके जो प्रश्न है वो पूछ सकते हैं, उसके जवाब मैं अपने व्याख्यान के अंतिम चरण में देने का प्रयास करूंगा। तो जैसे कि हमने अभी भी देखा, ऋतुचर्या शब्द जो है वो दो शब्दों से बना है, ऋतु एवं चर्या। तो ऋतु जो है वो दो मास के अनुसार 6 ऋतु में संपूर्ण संवत्सर यानी वर्ष जो है विभाजित किया गया है अपनी भारतीय प्राचीन संस्कृति के अनुसार। और चर्या यानी आहार और विहार, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उस ऋतु के अनुसार, इसका मार्गदर्शन हमें यहाँ पे विस्तृत रीत्या मिलता है। तो यह जानने का हम प्रयास करेंगे और उसके अनुसार हम खुद भी बर्ताव करेंगे और रुग्ण या हमारे समाज को भी शिक्षित करने का प्रयास उस तरीके से हम करेंगे। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो श्लोक है, तो उसमें हमें ऋतुओं का अनुसार 6 ऋतु ये अपने एंशिएंट आयुर्वेदिक कैलेंडर के अनुसार विभाजित किए गए हैं। तो ये 6 ऋतु कौन कौन से हैं, उनकी गणना सबसे पहले की गई है। तो माघ आदि जो दो महीने हैं, उनको क्रमशः 6 ऋतुएं उनकी होती है। जैसे माघ फाल्गुन से शिशिर, चैत्र वैशाख से वसंत ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़ से ग्रीष्म ऋतु, श्रावण भाद्रपद से वर्षा ऋतु और अश्विन कार्तिक से शरद ऋतु, मार्गशीर्ष पौष से हेमंत ऋतु। इसके अनुसार 6 ऋतुओं की विभाजन जो है वो किया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे शिशिर वसंत ग्रीष्म, ये जो 3 ऋतुएं हैं, इनको आदान काल या उत्तरायण कहेंगे, कहा जाता है। और वर्षा शरद हेमंत, ये जो 3 ऋतुएं हैं, इनको विसर्ग काल या दक्षिणायन की जो क्रिया होती है, सूर्य दक्षिण की तरफ जाने लगता है, उसको दक्षिणायन कहते हैं, तो उनकी रचना यहाँ पे की गई है। तो देखिए, ये जो शिशिर वसंत ग्रीष्म नामक 3 ऋतुएं हैं, उसको उत्तरायण और आदान काल भी कहा जाता है, जैसे अभी हमने देखा। ये आदानम च तदादत्य नृणाम प्रतिदिनम बलम, इसके अनुसार दक्षिणायन और उत्तरायण के अनुसार भी बल का जो है हमें प्रतीति महसूस होती है और जानकारी वैसे ही हमें समाज से भी मिलती है, अपने आप भी खुद हम जान सकते हैं। देखिए, ग्रंथ के अनुसार अगर हम इसी ऋतुचर्या का वर्णन करेंगे, तो चरक सूत्र स्थान 6वां अध्याय, चरक विमान स्थान 8वां अध्याय, सुश्रुत सूत्र स्थान 6वां अध्याय, सुश्रुत चिकित्सा स्थान 24वां अध्याय, सुश्रुत उत्तर तंत्र का 64वां अध्याय और अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान का 4था अध्याय, ये भी हमें अध्ययन के लिए अध्ययनकर्ता ने, स्नातक ने आयुर्वेद के जानना चाहिए, उसके ऊपर गौर करना चाहिए, तो समग्र हमें ज्ञान आयुर्वेद का उसमें से मिलेगा।
संपूर्ण वर्ष में हमें ज्ञात है कि 12 मास आते हैं, उसकी 6 ऋतुएं होती है और 2 अयन होते हैं। अभी ये जो सौर मासों के अनुसार ये जो काल विभाग आदान काल और विसर काल, उत्तरायण दक्षिणायन कहा गया है, तो ज्योतिष के अनुसार भी चंद्रमासों को भी सत्ता ज्योतिष शास्त्र स्वीकार करता है और तदनुसार प्रति तीसरे वर्ष में एक मास बढ़ता है जिसे चांद्रमास कहा जाता है और वो 27 या 28 दिन का होता है। किंतु यह जो ऋतु विभाजन इस ऋतुचर्या अध्याय में हम देख रहे हैं वो सौर मासों के ही अनुसार है, इसे हम अच्छी तरीके से जान लें। देखिए, सबसे पहली बात तो थोड़ा बहुत दृष्टिकोण हमें सुश्रुताचार्य जी और वाग्भटाचार्य इनके दृष्टिकोण में थोड़ा सा विभाजन में थोड़ी सी हमें मत भिन्नता दिखाई देती है। जैसे कि सुश्रुत सूत्र स्थान 6 अध्याय में वर्षा, शरद, हेमंत, वसंत, ग्रीष्म, परावरुट ये 6 ऋतुएं वातादि दोषों के संचय, प्रकोप, प्रशमन के लिए कारण बताई है और उक्त जो 6 ऋतुएं है वो भाद्रपद इत्यादि 2-2 मासों को लेकर ऐसे बनती है। वहां पे वर्षा भाद्रपद अश्विन, शरद कार्तिक मार्गशीर्ष, हेमंत पौष माघ, वसंत फाल्गुन चैत्र, ग्रीष्म वैशाख ज्येष्ठ तथा प्रावृत ऋतु जो है वो आषाढ़ श्रावण, इस प्रकार से महर्षि सुश्रुताचार्य जी बताते हैं। तो ये जो सुश्रुताचार्य जी का कथन है उसको हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। इस दृष्टि से ये भिन्नता हमें दिखाई देती है। देखिए, सुश्रुत शल्य शास्त्र के जानकार या शास्त्रज्ञ ही थे, वो शल्य तंत्रज्ञ थे। तो वात पित्त कफ के साथ उन्होंने दोषों के संचय प्रकोप प्रशोप, संचय प्रकोप प्रशम इनको दृष्टि में रखकर ऋतुक्रम की व्यवस्था बताई है। और काय चिकित्सा प्रधान चरक संहिता में और वाग्भट से इस अष्टांग संग्रह और उदय में भी प्रावृत नामक ऋतु हमें वहां पे नहीं दिखाई देता और उन्होंने अपने क्रम से ही शिशिर ऋतु को माना है, शिशिरो अथवा वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हिमा, इस प्रकार से। तो ये किस लिए है? चरक भी सुश्रुत का जो मत है उसके अनुसार थोड़ा सा भिन्नता वाग्भटाचार्य जी भी चरक के अनुलोम करते हुए या उनका मत स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं। तो चरक ने संशोधन चिकित्सा को ध्यान में रखकर प्रावृत ऋतु की जो सत्ता है उसको स्वीकारा। तो विमान स्थान 8वें अध्याय में प्रावृत ऋतु हमें वहां पे दिखाई देता है। यहाँ पे ऋतुचर्या अध्याय में प्रावृत इस ऋतु का कथन नहीं है, लेकिन हमें चरक विमान स्थान 8वें अध्याय में उसको शोधन की दृष्टि से बताया हुआ ध्यान में रखता है। अभी ये जो थोड़ा सा वैविध्य है, तो चरकाचार्य है, सुश्रुताचार्य है, वाग्भटाचार्य जी, ये सभी आप्त है, वो रजतम से विशिष्ट इनसे परे है, आप्त है, शिष्ट है, विबुद्ध है। तो वो तीनों काल में मानने योग्य ऐसे होने की वजह से उनका ज्ञान, ये मत भिन्नता जो है उसका कारण जरूर कुछ ना कुछ होगा। जैसे देखिए, हम समझने का उसको प्रयास करेंगे। जिन देशों में ठंड अधिक पड़ती है वहां हेमंत तथा शिशिर नामक 2 ऋतुएं शीतकाल की होती है और जहां वर्षा अधिक होती है वहां प्रावृत तथा वर्षा नाम की 2 ऋतुएं मानी जाती है। अभी भारत में भी हिमालय के कई भागों में वर्ष भर हमें सर्दी दिखाई देती है, जान पड़ती है। आसाम इत्यादि कुछ स्थान भारत में ऐसे हैं जहां वर्षा अधिक होती है और दक्षिण प्रदेश में कुछ देश ऐसे हैं जहां अधिक गर्मी पड़ती है। तथापि ऋतुओं का अपना प्रभाव उन उन स्थानों पर अवश्य पड़ता होगा, वो संबंधित विशिष्ट वातावरण का, हवामान का। इसी दृष्टि से प्राचीन महर्षियों ने भी भौगोलिक सर्वेक्षण के अनुसार अधिकाधिक प्रभावकारी भूभागों को उक्त विभाजन के सूक्ष्म दृष्टियों से देखा है और वह चिकित्सा के लिए कैसे उपयुक्त होगा वह दृष्टि वहां पे उनकी हमने देखनी चाहिए। जैसे सुश्रुत ने पहले ऋतुभेद से जिन वातादि दोषों के चय प्रकोप प्रशम का वर्णन वर्ष भर की अवधि में
अवधि में दिखलाया है उसे दिन रात के रूप में इस प्रकार कहा है। दिन के पूर्वार्ध में वसंत ऋतु यानी कफ प्रकोप, मध्याह्न काल में, ठीक है, यानी कफ प्रकोप जो होता है मध्याह्न काल में। ग्रीष्म ऋतु जो वात संचय का काल है, अपराह्न में प्रावरुट ऋतु यानी वात प्रकोप के प्रदोष काल, रात्रि के पूर्व भाग में वर्षा ऋतु के आधारित में शरद ऋतु पित्त प्रकोप के, और रात्रि के अंतिम भाग में उषक काल में हेमंत ऋतु कफ संचय के लक्षण होते हैं। इस प्रकार दिन रात में भी दोषों का संचय प्रकोप प्रशम होता है, ऐसा सुश्रुताचार्य सूत्र स्थान के 6ठे अध्याय में कहते हैं। ये थोड़ा सा अधिक विस्तृत रीत्या मैंने आपको अभी बताया। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये उत्तरायण दक्षिणायन देखा हमने, और फिर उसको अभी थोड़ा और जानने का प्रयास करेंगे कि जो उत्तरायण और दक्षिणायन है, खास करके ये जो 6 ऋतु है, शिशिर से लेके वसंत, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, तो ये प्रायः 6 ऋतुएं हमारे भारत में दिखाई देती है और उत्तरायण दक्षिणायन से प्रभावित है। अभी हमने देखा कि किस तरीके से बल भी जो है वह भिन्न भिन्न रहता है। जैसे शिशिर और हेमंत में प्रवर बल रहेगा, वसंत और शरद में मध्यम रहेगा, और वर्षा, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में अवर बल रहेगा। जाते थोड़ा सा जानकारी इनकी लेते हुए हम आदान काल और विसर्ग काल का जो है वो जानने का थोड़ा प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले उत्तरायण और आदान काल जो है उसकी जानकारी, लगभग वो जो काल होता है वो मिड जनवरी से लेके मिड जुलाई तक रहेगा, उसकी यहाँ पे जानकारी सबसे पहले हम लेते हैं। ये जो आदान काल है वो अग्नि गुण प्रधान है, और उत्तरायण काल में सूर्य के उत्तर मार्ग के में चले जाने के कारण सूर्य की किरणें अत्यंत तीक्ष्ण तथा उष्ण हो जाती है। सूर्य की गर्मी से तपी हुई हवाएं भी उष्ण और रुक्ष हो जाती है, और जैसे हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं लू चलने लगती है। अतएव ये दोनों जो है सूर्य और हवा पृथ्वी के सौम्य यानी शीतलता तथा उसकी आर्द्रता, इन गुणों को क्षीण या नष्ट कर देती है। यही कारण है कि इन दिनों प्राणियों का भी शारीरिक बल क्षीण हो जाता है। इस उत्तरायण काल में क्रमशः शिशिर ऋतु में तिक्त रस, वसंत ऋतु में कषाय रस और ग्रीष्म ऋतु में कटु रस बलवान हो जाते हैं। यही कारण है कि यह आदान काल आग्नेय कहा गया है। देखिए इस तालिका में भी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये 3 ऋतुएं हैं, ठीक है। इसमें क्रमशः तिक्त, कषाय, कटुरस प्रधान है। बल जो है वो प्रवर और मध्यम है, ठीक है, और ग्रीष्म में वो अवर हो जाता है, और उसकी रुक्षता जो है वो उत्तरायण काल में उत्तरोत्तर बढ़ती है, रुक्षतम तक। और ये जो वसंत काल है ये कफ का प्रकोप काल है, तो और ग्रीष्म काल वात का संचय काल है। प्रशम काल कफ का जो है वो ग्रीष्म ऋतु है, और इसीलिए हमें खास करके वसंत ऋतु में वमन करने का उपदेश किया गया है शास्त्रों में। तो स्वस्थ व्यक्ति ने भी वसंत ऋतु में वमन करना चाहिए। तो जो नैसर्गिक बल है वो उस उपचार को या क्रिया को, पंचकर्म को लागू होता है, और शोधन प्रक्रिया सबसे अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस उत्तरायण को जानना चाहिए। इसके बाद आता है दक्षिणायन। दक्षिणायन की चर्चा करते हुए हमें वाग्भटाचार्य बताते हैं कि यह विसर्ग काल है, यानी इसमें बल जो है, स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा अच्छा होती है, और इसको साउथर्न सोल्स्टाइस भी कहते हैं, जो काल मिड जुलाई से लेकर मिड जनवरी तक चलता है। ऋतुओं के अनुसार देखें तो वर्षा, शरद, हेमंत, इन 3 ऋतुओं से दक्षिणायन बनता है। इसी का दूसरा नाम विसर्ग काल है, हमने अभी देखा। इस विसर्ग शब्द का ही अर्थ है विसृजति ददाति बलम इति विसर्गाः कालाः, यानी जो बल प्रदान करता है। यानी ऋतु की ऐसी
रचना रहती है, वातावरण ऐसा रहता है कि बल अपने आप सृष्टि में आ जाता है और वही बल प्राप्ति जो है सृष्टि का एक घटक होने की वजह से मनुष्य को भी प्राप्त होता है। तो ये विसर्ग काल का अधिक जानकारी लेते हुए आगे जाएंगे हम। यह काल सौम्य होने के कारण प्राणी मात्र को बल देता है। काल में सौम्य गुणों वाला चंद्रमा अत्यंत बलवान रहता है, सूर्य का बल क्षीण रहता है। इस काल में मेघ यानी बादल छाए रहने के कारण, वर्षा के होते रहने से, इन दोनों के कारण यानी बादल है और वर्षा है, शीतल हवा वहां पे रहती है और भूताल का संताप जो उत्तरायण में हुआ होता है वो शांत हो जाता है पूरी तरह से। अतः वर्षा ऋतु में स्निग्ध गुण वाला अम्ल रस, शरद ऋतु में लवण रस तथा हेमंत ऋतु में मधुर रस बलवान रहता है। फलतः इस दक्षिणायन या विसर्ग काल में प्राणियों के देह का बल अपने आप बढ़ता है और वो बल देता है, इसलिए उसको विसर्ग काल कहा है। तो चरक सुश्रुत भी इस काल की जो है वो प्रशंसा करते हैं, वाग्भटाचार्य जी ने तो की ही है। जिसे अभी हमने जाना, इस तालिका पे देखेंगे वर्षा शरद हेमंत ऋतु से दक्षिणायन या विसर्ग काल होता है, जो अपने भारतीय मास है श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक और अगन और पौष, इनसे वह बनता है। आम्ल लवण मधुर रस क्रमशः वर्षा शरद हेमंत में प्रवर रहता है। और बल की चर्चा की तो जैसे ही उत्तरायण से सटा हुआ लगा हुआ करने के कारण वर्षा ऋतु में बल अवर रहेगा, लेकिन वो शरद में मध्यम हो जाता है और हेमंत में प्रवर हो जाता है। स्निग्धता जो है वो बढ़ती जाती है, ये भी हमने देखा। और ये शरद काल ही पित्त का प्रकोप काल है, इसलिए उसे विरेचन वहां पे करना चाहिए व्यक्ति का। और वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप रहता है, इसलिए बस्ती कर्म जो है वो करना चाहिए, तो अच्छी तरह से उसका शोधन प्रक्रिया जो है होती है। इस दृष्टि से हमें ऋतुओं का भी बल उस कर्म को मिलता है। और ऋतुओं की अपेक्षा कब शोधन करना जरूरी है? स्वास्थ्य रक्षण के हेतु। अगर व्याधि अवस्था है तो हम ऋतुओं की प्रतीक्षा नहीं करेंगे और जो दोष प्रधान है उसके अनुसार और शास्त्र में बाकी जो चीजें बताई है उनका परीक्षण करके हम शोधन कर्म करेंगे। तो ऋतुओं की अपेक्षा या ऋतुओं का अनुसार पंचकर्म कब किया जाएगा शोधन प्रक्रिया? तो स्वास्थ्य रक्षण के लिए। ठीक है। बस्तिर्वेरे को वमनन तथा तैलम घृतम मधु, इस प्रकार से परम औषध का वर्णन करते हुए भी जो शोधन कर्म हमने कल देखे। आगे जाएंगे। शीते ग्रम इत्यादि श्लोक में जो बताया है वो बल का कम ज्यादा होना इस श्लोक में बताया है। शीत ऋतुओं में जैसे कि हेमंत और शिशिर ऋतु में बल की स्थिति उत्तम रहती है। शेष जो दो ऋतु है यानी शरद और वसंत ऋतु, इसमें मध्यम बल रहता है। और वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में बल की मात्रा अल्प हो जाती है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा। ये जो कॉलम है बल का, जो ये अभी हमने समझने का प्रयास किया। आगे जो ऋतुचर्या चालू हो जाती है तो वो चालू हो जाती है सबसे पहले, जो भी ये बल की अभी चर्चा हमने देखी। ठीक है। ये जो श्लोक नंबर 7 है उसका सारांश इस सामने वाले स्क्रीन पे अभी है। ठीक है। इसको भी हमने जाना है। तो मराठी महीने या अपने हिंदी भाषिक भी उसको जानते हैं, श्रावण कार्तिक इत्यादि। तो इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर या रोमन कैलेंडर से कैसे जाने? तो शिशिर जो है वो 15 जनवरी से लेके 15 लगभग 14 मार्च तक हम कहेंगे, 15 मार्च से लेके 14 मई तक वसंत। ग्रीष्म जो है वो 15 मई से 14 जुलाई तक। वर्षा जो है वो 15 जुलाई से 14 अगस्त तक, सॉरी सितंबर तक। शरद जो है वो 15 सितंबर से 14 नवंबर तक। और हेमंत जो है वो 15 नवंबर से 14 जनवरी तक। तो यह ऐसे जानना चाहिए। तो यही बात जो है वह थोड़ा सा इंटरनेशनल कैलेंडर की दृष्टि से थोड़ा 22-21 ऐसे हुआ है कि अभी हमने तुलना भी देखी कि आदान काल और विसर्ग काल क्या है। तो आदान काल उत्तरायण में होता है और दक्षिणायन होता है उसमें
बल की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको विसर्ग कहा है। आदान काल आग्नेय है, विसर्ग काल सौम्य है। ये ऐसे क्यों के लिए भी आपको भेद पूछा जा सकता है, इसलिए मैं ये स्लाइड दोबारा आपको समझा रहा हूँ। तो अग्नि गुण प्रधान है, ये शीत गुण प्रधान है। आदान काल वायु अतिरुक्षता रहती है, इसमें विसर्ग काल में वायु रुक्ष नहीं होता है, ठीक है। तो आदान में जो चंद्रमा है उसका बल कम होता है, विसर्ग काल में चंद्रमा का बल अधिक रहता है, और उसके विपरीत जो सूर्य है उसका बल आदान काल में अधिक रहता है और विसर्ग काल में कम रहता है। ये जो मुद्दे हैं हमें पता होते हैं, लेकिन हम इस तरीके से लिख नहीं पाते, इसलिए मैंने आपको यहाँ से थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया, ठीक है। ये भी एक स्लाइड जो देखने योग्य है, इसमें भी हमें बल मालूम होता है, उत्तरायण दक्षिणायन ऋतुएं मालूम होती है, ठीक है। और खास करके जो बल है वो किस प्रकार से है, यानी उत्तम कब रहेगा, मध्यम कब रहेगा और अवर कब रहेगा, ये जानने जैसी बात है, ठीक है। तो आगे जाते हैं हेमंत ऋतुचर्या की तरफ। तो हेमंत ऋतुचर्या जो बताई है तो वो किस तरीके से है, देखिए। ये लगभग मिड नवंबर से लेके मिड जनवरी तक का सीजन या ऋतु या काल रहेगा वो। तो ये 2 महीनों का काल है। तो हेमंत ऋतु में काल स्वभाव के कारण पुरुष अधिक बलवान रहता है, क्योंकि शीत के कारण भीतर रुका हुआ होने के कारण, यानी शीतता जो है वो रोमकूप के शीत से अवरुद्ध होने के कारण जाठराग्नि या पाचकाग्नि जो है वो अधिक बलवान रहता है। और यदि उसे आहार रूपी ईंधन इस ऋतु में ना मिले, कम मिल जाए, तो वायु द्वारा प्रेरित होके वो रस इत्यादि अपने शरीरस्थ धातुओं को पचाने लगता है। इसलिए हेमंत ऋतु में हमेशा मधुर, स्निग्ध, अम्ल, लवण रसात्मक आहार का सेवन करना चाहिए। जो वातनाशक रस भी बताए हैं, इन्हीं रसों को मधुर, अम्ल और लवण, ताकि वो रसादि धातुओं का उनको ना जलाए या उनको ना पचाए, और बल जो है वो व्यक्ति का बराबर रहे। इस प्रकार से ये हेमंत ऋतु का जो मार्गदर्शन है वो हमें यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ जो एक स्लाइड है वो कंपैरिजन के लिए है, मैं नहीं प्रस्तुत कर रहा हूँ अभी। ये हेमंत और शिशिर में लगभग जो है समान चीजें होती है, इसलिए इकट्ठा यहाँ पे इंटरनेट पे एक संस्कृत की वेबसाइट है उसमें से मैंने लिया है। तो ये जो हेमंत ऋतुचर्या है, या हेमंत ऋतु में कभी कभी इस ऋतु में ऐसा भी हमें दिखाई देता है कि गर्मी में गर्मी नहीं पड़ती और वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होती, सर्दियों में जाड़ा नहीं होता, और इसको संक्षिप्त ऋतु विपर्य भी कहा जाता है। तो ये लक्षण जो कभी कभी दिखाई देते हैं ऋतु विपरीत, वो विशेषता ग्रह के प्रभाव से होते हैं, ऐसा भी शास्त्रकार जानते हैं। और ये जो सभी अभी ग्लोबल वार्मिंग जैसी कुछ चीजें बढ़ती जा रही है, और उसके लिए हम मनुष्य ही ज्यादा कारण है, हमारी अवांछनीय या दिशा रहित प्रगति जो है उसके लिए कारण है, और ऋतु विपर्य हो जाता है। तो सुश्रुत के अनुसार हेमंतचर्या जो है, वहां पे उन्होंने बताया है कि हेमंत ऋतु में नमकीन यानी लवण रस, तिक्त रस, क्षार, अम्ल, कटु रस और घी तेल का प्रचुर मात्रा में भोजन में प्रयोग करना चाहिए। वातकारक पदार्थों को नहीं सेवन करना चाहिए, और कफदोष विनाशक जो पदार्थ है जैसे तिक्त, कटु इत्यादि रस प्रधान कफदोष के विनाशक होते हैं, क्योंकि इस काल में कफ की जो वृद्धि है वो स्वभावता होती है। इसलिए वात शामक, कफ नाशक ऐसी चीजों का हमने आहार विहार में ध्यान रखना चाहिए, ऐसे सुश्रुताचार्य जी बताए। अभी इस हेमंत ऋतु में जैसे कि अभी हमने देखा कि शीतल वायु रहती है, प्रबल जाठराग्नि रहता है, मधुर रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और कौन किस प्रकार का आहार का सेवन करना चाहिए, जैसे मधु यानी शहद, गाय का दूध, इक्षु रस, इस प्रकार के जो है, और अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स भी आप कंज्यूम कर सकते हो आवश्यकता अनुसार। और वातवर्धक
चीजें जो है जैसे लघु रुक्ष गुणात्मक चीजें वो नहीं खाना चाहिए, परहेज करना चाहिए। क्या करना चाहिए उसके बारे में भी आगे बताया है, उसको थोड़ा सा शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे, फिर उसका संक्षिप्तीकरण देखेंगे। अब देखिए, ये सुबह सुबह प्रातः काल में हेमंत ऋतु में क्या करना है उसका मार्गदर्शन इस श्लोक में हमें मिलता है, 9वें और 10वें श्लोक में। हेमंत ऋतु में रातें लंबी होती है, ज्यादा लंबी होती जाती है, अतः प्रातः काल उठते ही भूख लगती है। इसलिए प्रातः काल के समय पर उठकर शौच विधि इत्यादि करने के बाद दंत धावन करेंगे और उसके तुरंत बाद, जैसे यहाँ पे बताया है कि स्वादु अम्ल लवण रसों का प्रयोग करना चाहिए, तो ऐसी मिठाइयों का पदार्थों का खाना चाहिए तुरंत, और जलपान वैसे ही उस गुणधर्मात्मक द्रव्यों का करना चाहिए। इस ऋतु में विशेषतः प्रतिदिन वातनाशक तैलों की मालिश करनी चाहिए, ठीक है। और जिनका बल अच्छा है उन लोगों ने मल्ल के साथ यानी पहलवानों के साथ कुश्ती भी करना चाहिए, जिससे मर्दन हो सके या कसरत हो सके। तो जो पादाघात विधि है, जो अत्यंत नियुद्धम कुशलय ही, तो ये जो शास्त्र में ग्रंथकार ने बताया वही मैं आपको बता रहा हूं। पहलवानी के साथ कुश्ती करे, संभव हो पाए तो पादाघात आदि विधि पूर्वक सीखे। पादाघातम च युक्तिताः। अब ये अगर पॉसिबल नहीं है तो कुछ ना कुछ व्यायाम जरूर करना चाहिए है, हम ध्यान में रखें। तो बलवर्धन के लिए बिल्कुल योग्य ऐसी ऋतु है, इसलिए यहाँ पे कसरत करना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है। और सबसे पहली बात की सुबह उठते ही मलमूत्र आदि विसर्जन, दंत धावन के बाद मधुर अम्ल लवणों रसों का आहार सेवन करना चाहिए। आगे जो बताई है क्रियाएं, कषाय अपरत स्नेह तथा इत्यादि श्लोक में, तो यहाँ पे बताया है कि स्नान इत्यादि जो विधि है उनकी थोड़ी डिटेल्स ज्यादा बताई है। उसके बाद आंवला इत्यादि कसेले द्रव्यों का कल्क से पहले किए गए अभ्यंग की चिकनाहट दूर करें। यानी अभ्यंग जो वातनाशक तैलों का पहले बताया है, उसके लिए उद्वर्तन का प्रयोग बताया है, और वो बताया है पेस्ट यानी गीला प्रकार का उद्वर्तन। तो वो आंवला इत्यादि कसेले यानी कषाय रसात्मक द्रव्यों का पिसे हुए उसको मालिश करना चाहिए, और उसके बाद स्नान करें। उसके बाद मोटे तौलिए से लेकर पोछे पूरे बदन को, और फिर कुमकुम कस्तूरी इत्यादि उष्ण गुण प्रधान द्रव्यों का लेप यानी तिलक कम से कम लगाना चाहिए। अगुरु धूप का सुवास का सेवन करना चाहिए, और तदनंतर भोजन करना चाहिए। फिर भोजन में विशेषतः घी तेल में भुना हुआ मांसरस, अगर वो नॉन वेजिटेरियन पर्सन है तो खाना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो गुरु गुणात्मक जो मधुर और गुरु गुण वाले पदार्थों का सेवन जैसे मिठाई इत्यादि करना चाहिए। गुड़ से बने हुए पदार्थ, स्वच्छ मद्य, सामान्य मद्य, गेहूं का आटा, उड़द दाल, इक्षुरस, दूध इत्यादि द्वारा बने हुए पदार्थ जैसे कि दही, मट्ठा, मलाई, रबड़ी इत्यादि, नए चावलों का भात, वसा, तेल इत्यादियों का सेवन करें। हाथ इत्यादि जो धोने की क्रिया है उसके लिए गुनगुना यानी गर्म पानी का ही प्रयोग करें। इन दिनों में विशेषतः ऊनी कंबल, प्रावार, यहाँ पे शब्द जो आया है प्रावार इस प्रकार का आया है, तो ये जो प्रावार है इसका मतलब है कंबल, ऊनी कंबल, जिससे आपको गर्मी महसूस होए, क्योंकि वातावरण में शीतता अधिक है, ठंड न लग जाए इससे। मृग चर्म, रेशमी बिछोना, टाट या कूथक जैसे कंबल या गालीचा हमें कहते हैं, उसको बिछाकर रखे, और ऊनी हल्की चादर ओढ़कर सोए। प्रातः काल युक्ति पूर्वक सूर्य की किरणों का सेवन करें, स्वेदन कर्म करें, और हमेशा पादत्राण जो है वो धारण करना चाहिए, क्योंकि भूमि में भी शीतलता अधिक होती है, तो वो हमें लग के फिर वात का प्रकोप हो सकता है। और इसलिए ये सब चीजें बहुत ही विस्तार से आहार एवं विहार की
और दिन भी कैसा चर्या उसकी होनी चाहिए, इसका मार्गदर्शन हमें किया। खास करके यह ऋतु बल बढ़ाने वाली ऋतु होने के कारण यहाँ पे हमें उस प्रकार का मार्गदर्शन मिलता है। इसको हमने पहले ही दिखाया कि काफवात प्रकोप हो सकता है, और पथ्यकर आहार क्या क्या है ये दिखा है इस स्लाइड में। फिर पथ्य विहार क्या क्या है, अभ्यंग उद्वर्तन, ठीक है, तैल यानी जिंताक स्वेद या तब बाद अवगाह स्वेद भी कहा है कि इन जगहों पे इस ऋतु में आतप सेवन करना चाहिए, उष्ण गर्भगृह का निवास करना चाहिए, उष्ण गुरु वस्त्र धारण करना चाहिए, ठीक है, और वैसे ही पदार्थों का सेवन करना चाहिए। और ये जो चीजें हैं विशेष करके वात का प्रकोपक है, इनका सेवन न करें, अपथ्यकर आहार विहार यहाँ पे बताया है, तो ये भी हमने ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो आगे जाएंगे, उसके थोड़े और डिटेल्स। शीतनाशक उपाय, शीतता अधिक रहती है ऋतु में, तो शरीर भी अधिक शीत ना हो जाए इसलिए कुछ चीजें बताई है, जैसे पीन यानी स्थूल या पुष्ट, उरु, स्तन इत्यादि यौवन युक्त सेवन करना चाहिए। सुरा के जैसी कुछ उपमा प्रमाण भी है, कुमकुम के लेप लगाई हुई अगरू का धूप जहाँ पे है, ऐसे वातावरण में अपने शक्ति अनुसार, जो अगर गृहस्थ आश्रमी व्यक्ति है तो उसने काम सेवन करना चाहिए। अगर ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो इसकी जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। आश्रम के अनुसार ही आयुर्वेद हमें इन चीजों का सेवन करने की सलाह देता है, उपदेश करता है। आगे निवास कैसा होना चाहिए वो बताया है, अंगार ताप संतप्त इत्यादि, जलते हुए अंगारों से तपे हुए मकान में, निचले तल में निर्मित कमरे में, जहां हवा का, शीतल हवा का प्रवेश ना हो, इस प्रकार से। अथवा और एक वहां पे शब्द आया है गर्भभूवेश्म, यानी के घर के भीतर बनी हुई गुफा, वहां पे निवास करने वाले निवास करना चाहिए। और शीतता के कारण उत्पन्न होने वाली जो परुष्टता है, शीत पारुष्य जनितो, वो विकार इस प्रकार से उस स्थान पे अभी जो मैंने बताया वहां पे रहने के कारण नहीं होता, परुष्टता शरीर में नहीं आती। और उन दिनों में उक्त प्रकार के ही घर में निवास करना चाहिए, इसलिए वहां पे बताया। इसके बाद जो ऋतु आती है वो है शिशिर ऋतु। हमें पता है कि अभी ये जो शिशिर ऋतु है ये इसमें भी बल अच्छा होता है, इसीलिए थोड़ा संक्षेपतः इस ऋतु की चर्या वाग्भटाचार्य वर्णन करते हैं। अयम एव विधि कार्य शिशिरेपि विशेषतः, यानी शिशिर ऋतु में जो विधि करना है वो हेमंत के समान ही करना है, इसलिए सीजन और 1 और 2 जो है यानी हेमंत और शिशिर, इनकी चर्या जो है वो इकट्ठा यहाँ पे इस स्लाइड में दिखाई गई है। तो हेमंत ऋतु में कही गई सभी विधियों का सेवन विशेष करके शिशिर ऋतु में भी करना चाहिए। विशेषतः यह है कि इस ऋतु में हेमंत ऋतु के अपेक्षा अधिक शीतता बढ़ती है, क्योंकि इस ऋतु में आदान काल का प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अतः इसमें धीरे धीरे रुक्षता भी आने लगती है। अभी इसमें आदान काल के आरंभ होने के कारण रुक्षता आने लगती है, और इसके लिए उसकी शांति के हेतु अभ्यंग, स्निग्ध आहार इत्यादियों का सेवन जरूर करना चाहिए। और संक्षेप में शिशिर ऋतुचर्या जो है वो तंत्रकार सूत्र रूप में सामान्य विशेष विधि से वर्णन जो करते हैं वही सर्वत्र दिखाई देता है कि समान गुणों से समान की वृद्धि होती है, इसलिए उसके विपरीत आहार विहार का सेवन करना चाहिए। यह हमें यहाँ से संक्षिप्त रूप में जानकारी दिखाई देती है। शिशिर ऋतु जैसे अभी हमने समझा, इसमें सेम एज हेमंत ऋतु, यह भी हमने जाना। और जो विशेषतः
यहाँ पे बताया यही है, तदा ही शीतम अधिकम रौक्षम च आदान कालजम, और इसलिए रुक्षता अधिक होती है, और ये जो है वो आदान काल का प्रारंभ भी है। इसके आगे हम जाएंगे वसंत ऋतु की तरफ। तो ये है वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु के बारे में कफचितो ही शिशिरे वसंते अर्कांशु तपिताः, इस प्रकार से हमें वसंत ऋतु की, यहाँ पे मिड मार्च से मिड मई तक इसका जो काल है, इसे स्प्रिंग, इसके साथ हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं इस ऋतु का। तो वहां पे हमें पता चलता है, वागड़ाचार्य बताते हैं, शिशिर ऋतु में, इस ऋतु में शीत की अधिकता के कारण स्वाभाविक रूप में कफ दोष का संचय होता है। कफ दोष का वसंत ऋतु में सूर्य की किरणों की वजह से वह संतप्त होके वह कफ पिघलने लगता है, और इसी के कारण पाचकाग्नि यानी अपनी पचन शक्ति जो है वो मंद हो जाती है, और फिर अनेक प्रकार के कफ का विलयन होने की वजह से प्रतिशा इत्यादि रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस ऋतु में कफदोष को शीघ्र निकालने का प्रयास करना चाहिए, और उसके लिए उत्तम उपचार पद्धति है, शोधन उपक्रम है उपमन। इसलिए वमन या फिर रुक्ष नस्यों का प्रयोग इस कफ के निर्हरण के लिए कर रहा है। अन्य हेमंते चीयते श्लेष्मा वसंते च प्रकुप्यति, यहाँ पे हेमंत शब्द के साहचर्य से शिशिर ऋतु का भी ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें समानता है, क्योंकि दोनों ही ऋतु समान है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हेमंत शिशिर ऋतु में संचित कफ दोष का प्रकोप वसंत ऋतु में होता है, इसलिए कफ दोष को निकालने के लिए तीक्ष्ण वमन, वामक द्रव्यों द्वारा वमन कराना चाहिए, और तीक्ष्ण और रुक्ष औषधियों का नित्य नस्य देना चाहिए। तो तीक्ष्ण ही वमन नस्य आदे ही लघु रुक्षैश्च भोजने ही, इस प्रकार मार्गदर्शन किया है। और आगे व्यायाम, उपटन, आघात। ये आघात शब्द जो है वो थोड़ा तीव्र व्यायाम के लिए आया है, यानी जैसे मराठी जोर बैठक म्हणतो अपन, या हिंदी में दंड बैठक भी कहा जाता है, उनका प्रयोग कराना चाहिए व्यायाम के लिए, जिससे बढ़ा हुआ कफदोष शांत हो जाए। अन्य यानी वाग्भट से लेके, वाग्भट छोड़ के अन्य ग्रंथों में धूमपान, कवल ग्रह इत्यादि भी विधि कफ का शमन करने के लिए बताए। इन सब के होने के बाद स्नान करें, और फिर कपूर, अगरु, चंदन, इनका सेवन जो है वो अनुलेपन करना चाहिए सबसे पहले, यानी तिलक लगाना चाहिए। पूरा लेप शरीर पर नहीं लगा सकते तो तिलक तो कम से कम लगाना चाहिए। भोजन में पुराने जौ, गेहूं इत्यादि खाएं, मधु का सेवन करें, शहद का सेवन करें, जांगल देश के प्राणियों का सेवन करें, उनसे बने हुए पदार्थ यानी, और लोहे की शलोका में जो पकाए जाते हैं वो जंगल मांस के प्राणियों के मांस, उसका सेवन खास करके बताया है। और इस प्रकार के मांसाहार के सेवन को वहां पे जो शब्द प्रयोग किया है वह शूल्य इस प्रकार से किया है। ठीक है, तो ये जो है शूल्य भूख, देखिए कर्सर में जांगल शूल्य भूख, तो शूल्य यह प्रक्रिया वर्णन करती है उस मांस को, जांगल मांस को कैसे पकाना है। उसमें लोहे की सीक डाले और फिर उसमें अग्नि में उसका हम क्या कर सकते हैं, उसको पकाए। ठीक है, आगे जो बताया है सहकार रसोन्मिश्रा, यहाँ पे खास करके पान विधि जो है वो बताया है, पके हुए आम का रस निकालकर, ठीक है, और उसमें और कुछ रंजक वर्णन भी है, जैसे प्रियतमा उसको चखे, प्रिया के मुख की सुगंध जो है वहां पे वह उसमें हो, जिस पर प्रिया के नयन कमलों की छाप पड़ी रहे, जो मन को प्रिय लगने वाले हैं, हृदय को शक्ति देने वाले हैं, ऐसे आम के रस का मित्र मंडलियों के साथ पान करें। तो मैं इसका तात्पर्य ये निकालता हूं, थोड़ी सी उसमें काव्यात्मक बातें हैं, लेकिन उसमें प्रिय
लोगों के साथ ही मन प्रसन्न रखना चाहिए। यह वसंत ऋतु में ध्यान देने योग्य बात है और इसलिए ये कुछ चीजें जो है वो बताई है। आगे ये मित्र मंडली के साथ जो रहे तो वह दोष रहित आसव अरिष्ट सिद्धू महुआ से बने हुए आसव सभी ऑर्गेनिक चीजें हैं, तो उनको उचित मात्रा में सेवन करना है। इसके अलावा अदरक का पानी, विजय सार तथा चंदन का जल, मधु मिश्रित जल, नागरमोथा का क्वथित जल, इन चीजों का सेवन करना चाहिए। तो आयुर्वेद की संहिताएं सचमुच न केवल स्वास्थ्य रक्षण एवं व्याधि परिमोक्ष हेतु है, तो इतना पिन पॉइंट डिस्क्रिप्शन इन डिटेल इन डेप्थ होने के बावजूद भी बहुत से लोग उसको पढ़ते नहीं, देखते नहीं, सुनते नहीं और फिर बताते हैं कि आयुर्वेद में सारी चीजें उलझने भरी या कॉम्प्लिकेटेड ऐसे डिस्क्राइब की गई है। तो अध्ययन हमारा कम है, हम कम जानते हैं, इसलिए हमें वो क्लिष्ट या अस्पष्ट दिखाई देता है। इतनी स्पष्टता तो शायद ही अन्य किसी शास्त्र में होगी। आगे जो बताई है वो मध्याह्नचर्या है। दोपहर का समय कैसे वसंत ऋतु में बिताना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो दक्षिण अनिल शीतेषु इस श्लोक में बताया है, जो घने वन दक्षिण दिशा की वायु अर्थात मलयज पवन से शीतल तथा सुगंधित हो, जहां चारों ओर जल प्रवाह हो, जहां सूर्य का प्रकाश थोड़ा पड़ रहा हो या वन के घने होने से न हो रहा हो, जहां हीरे मरकत इत्यादि फर्श बने हो, उनकी कांति से युक्त वनों में जहां कोयले कूक कर रही हो यानी आवाज निकाल रही है, सहवास करने योग्य स्थान है, विविध प्रकार के सुगंधित फलों वाले वृक्ष हो, ऐसे वनों में सुख चाहने वाले पुरुष अपने मित्र मंडली के साथ कथा सुभाषित युक्त सभाजनों को मध्याह्न काल में बिताए। देखिए, केवल ग्रीष्म ऋतु है कि जिसमें मध्याह्न काल में विश्राम या नींद लेने का उपदेश किया है आयुर्वेद में ग्रंथकारों ने। अन्य ऋतु में मध्यकाल में सोना नहीं है, नींद नहीं लेना है, और इस हेतु फिर वहां पे गोष्ठी कथा ऐसा उसमें अपना समय बिताए ताकि दोषों की स्थिति जो है वो बनाए रखे, समता जो है अपने आप बनी रखे। गुरु शीत दिवा स्वप्न स्निग्ध अम्ल मधुरांश त्यजेत। वसंत ऋतु में क्या नहीं खाना चाहिए, ये चीजें बताई है परहेज के लिए। तो विशेषतः गुरु यानी देर से पचने वाली या पचने में कठिन शीतल पदार्थ, दिन में सोना, स्निग्ध पदार्थ, अम्ल मधुर रस प्रधान पदार्थ, इनका सेवन न करे, क्योंकि ये क्या है, कफ वर्धक है, इसलिए इनका सेवन जो है वो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे संक्षिप्त वसंत ऋतुचर्या बता दी गई है। अभी स्लाइड आप देखें कि सूर्य और तेज हो जाता है, इसमें तीव्र हो जाता है, संचित श्लेष्मा जो है वो विलयन उसका होने लगता है, रुक्षता से वो रुक्षतर हो जाता है, मध्यम बल होता है। पथ्यकर आहार हमने देखा अभी क्या है, उसके बाद में पथ्यकर विहार देखा, क्या करना चाहिए, व्यायाम करना जरूरी है, कवल अंचन इत्यादि जरूरी है। और फिर आगे जो बताया है वो है खास करके अपथ्य आहार विहार जो है वो यहाँ पे बताया है। ठीक है, अब फिर इसके बाद आगे जाएंगे हम, तो विशेषतः क्या क्या व्याधियां होने की संभावना होती है। तो श्वास कास प्रतिशय अग्निमांद्य जीर्ण, और इसके लिए सामान्य चिकित्सा वमन है, शमन चिकित्सा में दीपन पाचन है, और रुक्ष औषधों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद आती है ग्रीष्म ऋतुचर्या। तो ग्रीष्म ऋतुचर्या अभी हमने देखा खास करके
मिड मई से लेके मिड जुलाई तक ये ग्रीष्म ऋतु जो है वो रहता है। और वो बातें हमने जानी है अभी ग्रीष्म ऋतु का। जैसे हमने अन्य 3 ऋतुएं देखी अभी अभी, उसी प्रकार से उसी ढंग से हम आगे वाग्भटाचार्य जी हमें क्या समझाते हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो ग्रीष्म ऋतुचर्या है, इसको अंग्रेजी में समर कहेंगे, मिड मई से लेकर मिड जुलाई तक है। और वहां पे तीक्ष्णांशु, अति तीक्ष्णांशु ग्रीष्म, इस प्रकार से ये जो श्लोक है उसका भी हम विस्तृत चर्चा देखेंगे। ग्रीष्म ऋतु में तीक्ष्णांशु यानी सूर्य अपनी तेज किरणों से संसार के जलीय तत्व को सुखा देता है। देखिए, जिसके कारण शरीर स्थित जलीय अंश जो है यानी कफ धातु उसका भी क्षय होने लगता है और फलतः वात दोष वृद्धि होती है। यानी ये हमें पता है कि कफ दोष कम हुआ तो वात वृद्धि होती है, ठीक है। कफ दोष बढ़ गया तो वात दोष कम हो जाता है। इसलिए इस ऋतु में खास करके लवण, कटु, अम्ल रस प्रधानों का पदार्थों का व्यायाम, धूप, इनका सेवन जो है वो त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो क्या हो जाएगा, तो इसमें विशेषतः वात दोष की ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, इसलिए उसका त्याग जरूरी है। आगे सेवनीय पदार्थ जो बताए हैं इस सीजन में, तो विशेषतः वो है लघु मधुर रसात्मक, लेकिन लघु, इस प्रकार से बने हुए स्निग्ध पदार्थ जो है, शीतल पेय, इनका सेवन करना चाहिए। यहाँ एक विशेष पदार्थ बताया है जिसे सुशीततोय सिक्तांगो, जिसे सत्तू कहा जाता है। अत्यंत शीतल जल, ठीक है, उससे स्नान करें और चीनी मिलाकर सत्तुओं को चाटे। अब देखिए, ये चाटने के लिए जो उस प्रकार का लेह जैसा बनाना है उसके लिए शीतल जल का प्रयोग करना है, यानी सत्तू, चीनी और फिर उसमें शीतल जल, इस प्रकार से। गुणवत्ता वाला जो शीतल जल है वही यूज करना चाहिए, जैसे चरक सूत्र 27 में अध्याय में बताया, हिम प्रभावा पथ्या पुण्या देवर्षि सेविता, उस प्रकार का शीतल जल यानी नेचुरल शीतल होना चाहिए। आगे मद्य के बारे में बताया है, मध्यम न पेयम, पेयम वा स्वल्पम सुबहु वायु। तो इन दिनों में खास करके जो अभी हम ऋतुचर्या देख रहे ग्रीष्म की, तो मद्यपान ना करें, क्योंकि इसमें स्वभावतः उष्णता अधिक रहती है इस ऋतु में। यदि पीना ही है तो थोड़ा प्रमाण में पीना चाहिए और थोड़ा मद्य और उसमें ज्यादा पानी मिलाकर पीना चाहिए। और वो कैसा होना चाहिए, अनुकूल, यानी उससे कोई भी दोष निर्माण ना हो, इस प्रकार से वो मोहान करोति तत्। अगर हम ज्यादा पी जाए तो क्या होगा, अन्यथा शोफ शैथिल्य, तो एक जगह यहाँ पे शोफ लिखा है, शोष भी है, तो इससे क्या होगा, इस प्रकार से मद्य का सेवन नहीं किया तो इस ज्यादा मद्यपान या यहाँ बताई जो विधि है उसके विरुद्ध अगर किया गया तो शोष यानी क्षय, और पाठ भेद जो है उसका शोफ भी है यानी शैथिल्य या सूजन, दाह यानी जलन, बेहोशी इत्यादि विकार उत्पन्न हो गए, ठीक है। आगे बताया है भोजन किस प्रकार से करना है, कुंदेन्दु बलम शालिम अश्नियात जांगलैहि पलैहि इत्यादि। कुंद यानी चमेली का एक प्रकार है, कुंद के समान सफेद, इंदु यानी चंद्रमा के समान शीतल या शीतवीर्य वाला, शाली चावलों का भात के साथ तीतर, बटेर इत्यादि जांगल देशीय प्राणियों का मांसरस सेवन करना चाहिए। ये मांस है, मांस प्राणी है बताया जो है, उनका मांस लघु रहता है, इसलिए। आगे पेय के बारे में पिबेद रसम नाति घनम के बारे में बताया, पेय जो है वो अधिक गाढ़े मांस रस का सेवन ना करें। रसाला, रायता, खट्टे मधुर नमकीन रसों का घोल, पंचसार का सेवन,
नए मिट्टी के पात्र में बनाया गया ऐसा वो सेवन करे। इस पात्र की सौंधी गंध भी उसमें आनी चाहिए, मृत पात्र का गंध उसमें आना चाहिए। उसे शीतल करने के लिए कुछ देर केले अथवा महुए के पत्ते ढककर रखे हुए शरबत को ही पिए, जिसमें कुछ खटाई मिली हो। इसे पीने से मिट्टी का जो है वो कुल्हड़ या जो पात्र है वो यूज कर सकते हैं हम। पीने के पहले पाढ़ल के फूलों तथा कपूर से सुगंधित वो जल होना चाहिए। ये सब पाटला वासितम चांबा कर्पूरम सुशीतलम इस प्रकार से वर्णन यहाँ पे आया। तो पंचसार ये जो शब्द आया है उसका उल्लेख अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान दूसरे अध्याय में है। पंच घटक जो है वो क्या है? मधु यानी शहद, खजूर, मुनक्का यानी ब्लैक रेजिन्स, फालसा, मिश्री और जल। ऐसी जो 5 चीजें मिश्रित बनाया हुआ जल है उसको पंचसार वहां पे हमें अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान दूसरे अध्याय में मिलता है। आगे जो बताया है वो ये ना भूले आपकी, ये ग्रीष्म ऋतु है और इसलिए जो रात्रि रहेगी ये उष्ण ज्यादा रहेगी, इसलिए रात्रि में दुग्धपान का विधि बताया है। शशांक किरणान भक्षान इत्यादि। रजन्याम यानी रात्रि में शशांक किरण नामक भोजन का सेवन करते हुए चंद्रमा तथा तारों द्वारा शीतल किया गया मिश्री मिले हुए, और यहाँ पे विशेषता बताया है माहिषम क्षीरम, ये जो है अभी शशांक किरणान भक्षान, ये शशांक किरण नामक जो भोजन है या इसे हम व्यंजन भी कहेंगे वो क्या है? तो अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 5वें अध्याय में उसका वर्णन मिलता है। तालिस चूर्ण वटका सकर्पूर शीतोपला शशांक किरणाख्या भक्षा रुचिकरा परम। तो तालिस चूर्ण युक्त, कर्पूर से युक्त शीतोपला यानी मराठी में हम उसको खड़ी साकर कहेंगे या ऑर्गेनिक शुगर कहेंगे, उससे बनाया हुआ जो पदार्थ है वो अत्यंत रुचिकर रहता है, परम रुचिकर रहता है, उसका सेवन करने के लिए कहा है। ठीक है। तो शशांक किरण यानी कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि ये चंद्रमा का किरणों का सेवन करना है, नहीं, ये एक प्रकार का विशिष्ट व्यंजन है जिसका वर्णन हमें अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान के 5वें अध्याय में मिलता है। ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न में हमें सबको प्रिय है वो नींद लेने की इजाजत है। तो अभ्रंकश इत्यादि श्लोक में वो बताया है। दोपहर के समय धूप में पीड़ित मानव आकाश को छूने वाले अर्थात बहुत ऊंचे बड़े शाल ताल तमाल इत्यादि वृक्षों से जहां सूर्य की किरणें नहीं आती हो, छिप जाती है, तथा माधवी लताओं से परिशिष्ट अंगरों के गुच्छे से युक्त उपवनों में शयन या आराम करे। अभी ये आधुनिक काल में या आज के काल में तो संभव नहीं है, लेकिन इसका तात्पर्य हमने लेना चाहिए कि शीतलता जहां है ऐसे स्थान पे हमने आराम करना चाहिए, शयन करना चाहिए। तो ये इसे हम जाने। तो वहां पे शयन करना चाहिए। आगे और वर्णन आता है शयन के ही बारे में, विशेषतः सुगंधि हिम पानीय। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा शयन के बारे में ही थोड़ा सा और विस्तृत वर्णन मिलता है कि सुगंधित एवं शीतल जल से बार बार सींचे गए पर्दों वाले आमों के कोमल पत्तों फलों के इस प्रकार से सुसज्जित जो चारपाई या बिछोना है वहां पे सोना चाहिए। अभी देखिए ये जो वर्णन है इससे हम विश्राम किस पद्धति से लेना है, जहां शीतलता अधिक है, वो बिछोने में कोमलता अधिक है, थोड़ा सा मंद गंध है, इस प्रकार से जानना चाहिए। आगे फिर कदली दल कल्लहर मृणाल कमलोत्पल ही यह वर्णन आता है। केले के पत्ते, सुगंधित कल्हार यानी कमल का, कमल पुष्प का ही भेद है, मृणाल यानी कमल कंद के बीसों, कमल नील कमल से निर्मित खिले हुए फूलों का मुलायम पत्तों से युक्त कोमल शैया पर दोपहर की गर्मी से पीड़ित वह पुरुष ने सोना चाहिए। और इसको और एक ऑप्शन दिया है, स्व अपि आधार गृहे अथवा, यानी धारा ग्रह के समीप शयन करे।
अब ये धारा ग्रह जो है ये विशेष पद्धति से एक जगह से वहां पे पानी बहता रहता है और उस पानी से हवा जब वो अगर उष्ण भी है और बहती है वहां से तो वो शीतल हो जाती है। और आगे बताया है जो शिल्पी है उन्होंने खास करके जिस घर में स्त्री की आकृतियों की पुतली बनाई है, स्तनों हाथों मुख पर रखे गए खस से सुगंधित जल बह रहा है। और ऐसे धारा ग्रह की ये जो है बिल्कुल आर्किटेक्चर के दृष्टि से वह धारा ग्रह कैसे होना चाहिए इस प्रकार बनाया है, यहाँ पे वर्णन है। आगे जो है नशा निशा कर करा किरण, ये जो है वो विशेषतः रात्रिचर्या का हमें उपदेश करता है कि रात के समय चुना पुते हुए महल के छत पर जहां चंद्रमा की चांदनी है ऐसी जगह बैठना या लेटना चाहिए। तो जो रात में है जो विश्राम किस पद्धति से लेना है उसका वो नाइट रेजिम यहाँ पे बताया है। आगे उस मनोहर वातावरण की मनोहर कलालापाह, इस प्रकार से और स्वस्थ चित्तस्य चंदनार्द्रस्य, यहाँ से एक्चुअली वो शुरू होता है वो वातावरण। इन दिनों चित्त को स्वस्थ बनाए रखे, चंदन के लेप से शरीर को गीला रखे, फूलों रत्नमालाओं को धारण करे, स्त्री सहवास न करे क्योंकि बल बिल्कुल ही कम होता है, पतले एवं हल्के वस्त्रों का धारण करे, पानी में भिगोए हुए ताड़ के पंखों की हवा का सेवन करे, कमल के पत्तों की हवा का सेवन करे, मोर पंखों की हवा ले जो धीरे धीरे आ रही है, इन सभी प्रकार के पंखों से शीतल जल की बूंदें गिर रही हो, शीतल हवा आ रही हो, कपूर के घोल से सुवासित स्फटिक की मालाओं का धारण करे। इस प्रकार मल्लिका माला इसी माला को कहा गया है। हरिचंदन से सुवासित मोतियों की मालाएं धारण करें। चारों ओर तूतली बोलने वाली अपनी बालक बालिकाएं खेल रहे हो, तोते मैनाएं कलरव कर रहे हो, कमल लाल के कंकन धारण किए हुए खिले हुए कमलों के समान उज्जवल मुखों वाली चलती फिरती कमलिनियों के सदृश नारियां ग्रीष्मकाल जनित सुस्ती को दूर कर देती है। यानी वातावरण जो है वो आह्लाददायक होना चाहिए, जहाँ पे शिशु है, जहाँ पे पशु पक्षी है, अपने घर की स्त्रियां हैं, तो इसको अन्यथा ना ले। इसका मतलब है कि भाई अपने पूरे परिवार के साथ वातावरण जो है वो सुगंधी शीतल ऐसा हो और परिवार के साथ बैठे विश्राम करें, इस प्रकार का यहाँ पे हमें ग्रीष्म ऋतु का चर्या जान पड़ती है। तो जैसे हमने अभी देखा कि ग्रीष्म ऋतु में खास करके अत्यंत रुक्षता एवं उष्णता रहती है, बल बिल्कुल ही कम रहता है, पथ्य आहार जो है वो विशेषतः मधुर रस शीतल द्रव स्निग्ध आहार का सेवन करना चाहिए। जांगल पशु पक्षी जो बताए हैं वो खास करके अभी हमने देखे तीतर बटेर इत्यादि, और इस प्रकार से घृत और दुग्ध का सेवन करना चाहिए। अभी आगे पथ्य विहार जो बताया है वो दिवास्वाप यहाँ पे अलाउ है, ये भी हमने देखा। अपथ्य आहार विहार में लवण अम्ल कटु द्रव्य उष्ण द्रव्य मध्य व्यायाम, इस प्रकार मद्यों का सेवन व्यायाम का सेवन मैथुन, ये जो है वो बिल्कुल ही अपथ्य बताया है। ठीक है, तो अरुचि तृष्णा दाह पित्तज व्याधि हो सकते हैं और इसके लिए शीतल द्रव का जो है द्रव कल्पना और शीत औषध का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद आती है वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु जो है उसके आगे उसका मार्गदर्शन आता है क्रमशः वर्षा ऋतु का, रेनी सीजन मिड जुलाई से मिड सितंबर तक। तो वर्षा ऋतु ये जो है वो आदान काल, यानी कौन से महीने, शिशिर वसंत ग्रीष्म के प्रभाव से दुर्बल शरीर वाले प्राणियों को पहले से ही मंद हुई अग्नि होती है, जाठराग्नि होती है, और वात इत्यादि दोषों से भी अधिक मंद पड़ जाती है वो, क्योंकि उक्त दोष जो है वो जल से भार से लटकते हुए बादलों द्वारा आकाश में छाए रहने तक तुषार युक्त अतएव शीतल वायु के स्पर्श से पृथ्वी में निकलने वाली भाप के प्रभाव से आहार के अम्ल विपाक होने से इस काल में होने वाले मैल जल के प्रयोग से जाठराग्नि और भी मंद हो जाती है, दूषित हो जाती है। और ऐसे स्थिति में साधारण आहार विहार जो वात आदि दोषों का शमन करता हो,
जाठराग्निवर्धक होता हो उसका सेवन करना चाहिए। ऐसा जनरल गाइडलाइंस हमें उसके शुरुआती श्लोकों में मिलती है। अभी देखिए आस्थापनम से यहाँ पे प्रक्रियाएं बताई है, उपचार बताए, शरीर शुद्धि या शोधन कैसे करें। तो इस ऋतु के आरंभ में वमन विरेचन क्रियाएं द्वारा शरीरगत संचित दोषों का शोधन करके फिर आस्थापन यानी निरूह बस्ती यानी काढ़े का जो प्रधान घटक द्रव्य काढ़ा है, ऐसे बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। इसमें जो साधारण आहार बताया है वो पहले खाए हुए भोजन पच जाने के बाद ही पुराना गेहूं या पुराने जौ इत्यादि सुपाच्य पदार्थों को अच्छी प्रकार से पकाए गए और ऐसे मांस रस, हरिण इत्यादि जांगल प्राणियों के मांस का रस, मूंग इत्यादि दालों का जूस, पुराना शहद, पुराना आसव, अरिष्ट, इस प्रकार से पंचकोल से चूर्ण मिलाकर ऐसे मांस रसों का जूस यानी पेय पान का, आसवों का सेवन करना चाहिए। जल जो बताया है इस ऋतु में वो विशेषतः जल के बारे में देखिए बताया है वो कौन सा होना चाहिए, दिव्य जल। तो इन दिनों वर्षा का स्वच्छ जल कौन सा, जो आकाश से बरसते समय स्वच्छ पात्र में संग्रह किया गया है, कुआं का जल या फिर पकाकर शीतल किए हुए जल का सेवन करना चाहिए, यानी गर्म किया हुआ पानी और फिर वो ठंडा किया गया। अभी आगे क्योंकि ये वर्षा ऋतु है, मेघ होते हैं, तो ऐसे उसे दुर्दिन कहा जाता है। जिस दिन आकाश में अत्यंत बादल छाए हैं उस दिन पर्याप्त मात्रा में खट्टे रस वाले पदार्थ, नमकीन पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ, सूखा चबेना का सेवन करें। और ये पदार्थ जो है वो लघु होते हैं और इसलिए वो बिल्कुल ही तुरंत पच जाते हैं, इसलिए इसका सेवन करने का हमें निर्देश किया गया है। ठीक है, अभी आगे जो है वो विहार के बारे में बताया है कि हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो अपादचारी सुरभि सततम धूपितांबराह, तो इस श्लोक में इन दिनों नंगे पैर से गीली भूमि में कीचड़ में नहीं चलना चाहिए। इत्र इत्यादि सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करते रहना चाहिए। वस्त्रों में अगरू आदि का धूप देना चाहिए। छत में ऊपर चारों ओर से खुले कमरे में निवास करना चाहिए। पृथ्वी से निकलने वाली जहां बाफ न हो, सर्दी न हो, वर्षा की बौछारें न होती हो, इस जगह, ऐसे जगह हमने विश्राम करना चाहिए। अभी आगे त्याज्य विहार भी बताया है। देखिए वो नदी जल उद इत्यादि श्लोक में बताया है कि इन दिनों में नदी या नद यानी जो बड़े प्रवाह है इन जलों में पतला मट्ठा या छाछ को न पिए, यानी नदी नद के जल ना पिए, मट्ठा छाछ ना पिए, सत्तू का सेवन ना करे, दिन में ना सोए, अधिक परिश्रम ना करे और धूप का भी सेवन जो है वो ना करे। इस प्रकार से हमें वर्षा ऋतु की चर्या यहाँ पे मार्गदर्शित है। जैसे हमने अभी संक्षिप्त में देखा, क्षीण अग्निबल होता है, शारीरिक बल भी कम होता है, त्रिदोष प्रकोप होता है, विशेषतः वात प्रकोप, अम्ल विपाकी जल रहता है, इसलिए पथ्यकर आहार जो बताया है वो मधुर अम्ल लवण स्निग्ध द्रव, जांगल पशु पक्षी, संस्कारित युष बताया है जिसको छोंक दिया है। ठीक है, और शहद युक्त जो है वो फूड और ड्रिंक्स बताए हैं। विशेषतः जो जल बताया है वो वर्षा जल बताया है और वो संग्रहित ऊपर दिव्य जल। पथ्य विहार बताया है, विशेषतः प्रघर्षण, उद्वर्तन, सुगंधित पुष्प इत्यादियों का प्रयोग, लघु वस्त्रों का धारण। अपथ्यकर आहार विहार जो है वो मंथ विशेषता बताया है। ठीक है, और विशेषतः नदी का जल, व्यायाम, आतप सेवन, मैथुन सेवन ये ना करे। इनमें व्याधि की संभावना वर्षा ऋतु में अम्ल पित्त, अतिसार, त्वचा विकार और अन्य जो है संक्रामक रोग, औपसर्गिक रोग वो हो सकते हैं। उसके लिए चिकित्सा सामान्यतः वात का प्रकोप होने की वजह से बस्ती चिकित्सा, उष्णोदक मधु के साथ और रूक्ष तीक्ष्ण उष्ण औषधियों का प्रयोग। ठीक है, उसके बाद जो छठी ऋतु आती है वो है शरद ऋतु। तो शरद ऋतु जो है उसकी चर्या
अभी आगे वर्षा शीत इत्यादि श्लोकों में बताई है। तो वो श्लोक जो है वो हमें बताता है शरद ऋतुचर्या के बारे में। वर्षा ऋतु में पानी पीने से भूगे हुए शीतता युक्त प्राणियों के शरीरों में पित्तों का संचय क्रमशः होता रहता है, और उसके बाद शरद ऋतु के आ जाने से, यानी वर्षा के बाद शरद के ऋतु होता है, वर्षा ऋतु में खास करके पित्त का संचय होने लगता है, शरद ऋतु में उसका प्रकोप होता है। एकाएक सूर्य की किरणें जो है शरद ऋतु में तेज हो जाती है, और तपे हुए प्राणियों के शरीर में वर्षा काल में संचित हुआ पित्त जो है वो कुपित हो जाता है। उस पर विजय पाने के लिए, पित्त जनित विकारों को पैदा न हो, इसलिए तिक्त घृत का सेवन, यानी तिक्त रसात्मक घृतों का सेवन, वो हमें पंचतिक्त घृत, महातिक्त घृत इस माध्यम से मिलते हैं। विरेचन तथा मोक्ष, रक्त मोक्षण, यानी तिक्त घृत सेवन, विरेचन, रक्त मोक्षण, ये 3 विधि विशेषता बताए। अष्टांग हृदय का हम अभी चिंतन कर रहे हैं, तो अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान के 19वें अध्याय में तिक्त घृत और महातिक्त घृत का वर्णन है, वो प्रयोग करना चाहिए। और फिर आवश्यकता है तो विरेचन और रक्त मोक्षण भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें इस शरद ऋतु जो छठा ऋतु है उसका मार्गदर्शन हमें यहाँ पे शुरुआती श्लोकों में मिलता है। उसके बाद तिक्तम स्वादु कषायम च, इस श्लोक में आहार का मार्गदर्शन है। तिक्त मधुर कसेले, यानी कषाय रसात्मक प्रधान द्रव्यों का सेवन करना चाहिए, और भूख लगती है तभी करना चाहिए, और कम मात्रा में, अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में करना चाहिए। विशेषतः शाली चावल, मूंग, मिश्री, आंवला, परवल, शहद, जांगल प्राणियों का मांस या मांस रस, इनका सेवन करें। ये ऋतुचर्या जो है, एक एक ऋतु की चर्या ऐसे क्यों गए, या फिर आदान काल के ऋतुओं का वर्णन करो, इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकते हैं, यह हम ध्यान में रखें। ऐसे क्यों के लिए बहुत ही गुंजाइश है इस अध्याय में। उसी में से एक आगे आ रहा है शरद ऋतु में हंसोदक। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, हंसोदक सेवन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है। तो तप्तम तप्तांशु किरणैः ही शीतम शीतांशु रश्मि भी, इस श्लोक में बताया है दिन में स्वाभाविक रूप से सूर्य की किरणों से तपा हुआ और रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल हुआ, अर्थात सूर्य एवं चंद्रमा की किरणों से सुसेवित, और उसे तथा अगस्त्य तारा का उदय उस समय हो तो वह जल जो है वो निर्विष यानी दोष रहित हो जाता है, और उसी के कारण पवित्र निर्बल इस दोषनाशक जल को हंसोदकम, शुचि हंसोदकम नाम निर्मलम मलजित जलम, इस प्रकार से बताया है। यह जल अभिषंद कारक नहीं होता, न ही रुक्षता कारक होता है, अमृत के समान गुणों वाला होता है, और इस जल को, हंसोदक को पीने के योग्य, अमृतोपमम, अमृत के समान गुण धर्मों वाला। भाव मिश्रकार जो है वो भाव प्रकाश में वारी वर्ग में अंशुदक को बताते हैं अलग नाम से, वहां पे उन्होंने शब्द प्रयोग किया है अंशुदक, अंशुदक, इस प्रकार का नामकरण उन्होंने भाव प्रकाश में किया है। चीज यही है, यही अंशुदक ही है, वो सिर्फ उसका सिनोनिम और है अंशुदक। आगे विहार विधि बताई है चंदन उशिर कर्पूर रजनीमुख। रजनीमुख में, रजनीमुख यानी क्या है, रात्रि होने के बाद 1-2 घंटा, यानी रजनी यानी रात्रि का आरंभ, पहले 1-2 घंटा, उस काल में चंदन, खस, कपूर इनका लेप लगाए, मोतियों की माला धारण करें, साफ सुथरे वस्त्र पहने, और जो स्वच्छ चूना से पुता हुआ भवन है उसकी छत पर बैठे, और फिर सफेद चांदनी, उज्जवल चांदनी का सेवन करें। तो शरद ऋतु में विशेषता औष्ण्य ज्यादा रहता है, इसलिए शीतलता का सेवन करने के लिए कहा है। और ये आगे बताया है अपथ्य तुषार क्षार सौभित्य। इस ऋतु में 10 वस्तुओं का सेवन बिल्कुल ही ना करें शरद ऋतु में। वो 10 चीजें हैं: ओस, क्षार पदार्थ, भरपेट भोजन, दही, तेल, वसा, तेज धूप, तीक्ष्ण मद्य, दिन में सोना, और पूर्व की ओर से बहने वाली वायु, इनका सेवन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए।
तो इस प्रकार से शरद ऋतु में संक्षेपतः ये चीजें हैं, मध्यम बल है और विशेषतः पित्त वर्धक या पित्त प्रकोप रहता है, इसलिए क्रमशः तिक्त घृत और फिर विरेचन रक्त मोक्षण का निर्देश है। आहार मधुर तिक्त रसात्मक, जांगल मांस लाव कपिंजल इत्यादि हंसोदक का यहाँ पे वर्णन है, उसका सेवन करना है। पथ्यकर विहार है, यहाँ पे बताया सुगंधित माला धारण, चंद्र किरण सेवन, विरेचन रक्त मोक्षण हमने देखा। अपथ्य क्या है, वसा तेल क्षार दधि इत्यादि। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे व्याधि हो सकते हैं हमें, अम्ल पित्त शीत पित्त कंडू, ये सब त्वचा विकार विशेषता है। सामान्य चिकित्सा विरेचन और रक्त मोक्षण शोधन चिकित्सा में आएगा। तो ये हमने पहले ही देखा कि विशेषतः वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बस्ती विधान किया गया है, आस्थापन बस्ती का निर्देश आता है। शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, तो वहां पे विरेचन और रक्त मोक्षण का अभी हमने निर्देश देखा। और विशेषतः कफ का प्रकोप जो है वो वसंत ऋतु में है, इसलिए वहां पे वमन एडवाइस किया गया है। देखिए ये जो आगे बताई है ये थोड़ा नटशेल या जिसे हम बोलेंगे संक्षिप्त में चीजें बताई है कि कैसे उसका प्रयोग करें। यहाँ पे जो विस्तार से पहले शीते वर्षांशु इत्यादि श्लोक में बताया है कि विस्तार से कही गई ऋतुचर्या संक्षेप में यहाँ वर्णन करेंगे। वो शीतकाल में यानी हेमंत शिशिर ऋतु में और वर्षा ऋतु के आरंभ 3 यानी मधुर अम्ल लवण रसों का सेवन करें। वसंत ऋतु में अंतिम 3 यानी तिक्त कटु कषाय रसों का सेवन करें। ग्रीष्म ऋतु में विशेषकर मधुर रस का सेवन। शरद ऋतु में मधुर तिक्त कषाय रसों का सेवन। शरद तथा वसंत ऋतु में रुक्ष अन्न आहार का सेवन। ग्रीष्म और शरद ऋतुओं में शीत गुण प्रधान अन्नपान का सेवन। और लास्ट में हेमंत शिशिर वर्षा ऋतुओं में रुक्ष शीत के विपरीत यानी स्निग्ध एवं उष्ण अन्नपान का सेवन करें। इस प्रकार से समासेन विपरीत मतो अन्यथा। तो ये जो अरुण दत्त इस श्लोक की व्याख्या में टिप्पणी में लिखते हैं, अन्यथा का अर्थ हेमंत शिशिर वसंत वर्षाख्य काले, ये यहाँ पे बिल्कुल ही संक्षिप्त पद्धति से स्निग्ध रुक्षता का उपयोग कैसे करना चाहिए वो बताते हैं। आगे नित्यम सर्वर्षाभ्यासा स्वस्वाधिक्यम अमृतावृतौ, इस प्रकार से स्वस्वाधिक्यम ऋतावृतौ यानी रस सेवन कैसे करना चाहिए, तो सभी ऋतुओं में प्रतिदिन सभी यानी 6 रसों का सेवन करना चाहिए तथा जिस जिस ऋतु में जिन जिन रसों का सेवन का विशेष निर्देश किया है उस ऋतु में उस रस का अधिक सेवन करना चाहिए। स्वस्वाधिक्यम ऋतावृतौ, इस प्रकार से, ठीक है। इसका मतलब नहीं केवल उसी रसों का सेवन करना है, उनका ज्यादा करना है। आगे जो आता है वो ऋतु संधि, ये भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है। तो ऋतु संधि में हमने जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए, देखिए वाग्भटाचार्य बताते हैं 2 ऋतु के जोड़ में को ऋतु संधि कहते हैं। प्रथम ऋतु का अंतिम सप्ताह और आने वाली ऋतु का प्रथम सप्ताह, ये जो 15 दिन है उसको ऋतु संधि कहा जाता है। इसमें जो खान पान का जो ध्यान रखना है वो कैसे रखना है, देखिए इसमें क्रमशः पहले ऋतु की चर्या को छोड़ते हुए अगले ऋतु की चर्या का अभ्यास करना प्रारंभ कर देना है। यदि आप पहले ऋतु को अचानक छोड़कर दूसरी ऋतुचर्या अचानक प्रारंभ कर देते हैं तो व्यतिक्रम से असात्म्य जनित रोग हो जाते हैं। तो देखिए सात्म्यम नाम तद यद आत्मनि उपशेते, पहले ऋतुओं के आहार विहार का सात्म्य हुआ होता है और फिर उसको अचानक से बंद करना ठीक नहीं है। पाद पादेन अभ्यस्तम, इस प्रकार से उसको धीरे धीरे उसका पहले ऋतुओं का आहार विहार छोड़ना है और नए ऋतु का जो है वो आहार विहार धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो देखिए ये जो ओक सात्म्य या अभ्यास सात्म्य जिसे कहते हैं वो हो जाता है और उसकी वजह से खास करके हमें अचानक ये चीजें नहीं करना है। तो धीरे धीरे पहले ऋतुओं की चर्या जो है वो कम करती जानी है और नए ऋतु की
उसमें जोड़ती जानी है। और इसी को गंगाधर राय जो है वो खास करके इस प्रकार से घर रूपी शरीर यानी चरक ने ओक साथ में इस दृष्टि से चर्चा की है, साथ में की चर्चा इसी जगह आती है। और जो घी, दूध, तेल, मांस, मांसरस का सेवन करते हैं वो सभी रसों के सेवन करने का जिन्हें अभ्यास है, बलवान कष्टों को सहन करते हैं, शक्ति वाले दीर्घायु होते हैं। इस प्रकार से वो जो सब रसों का सेवन है, और एक रस का सेवन करते हैं थोड़े बल वाले, कष्टों को सहन न करने वाले, अल्पायु एवं निर्भर निर्धन होते हैं। यानी जो प्रवर सात्म्य और अवर सात्म्य इसकी चर्चा आई है। सात्म्य की परिभाषा चरकाचार्य जी ने जो विमान स्थान के 8वें अध्याय में बताया, और ओक साथ में चरकाचार्य जी बताते हो चरक सूत्र स्थान 6ठे अध्याय में। अभी देखिए यहाँ ओक शब्द का अर्थ गंगाधर राय जी जो करते हैं वो विशेषतः घर रूपी शरीर इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये विस्तृत में अभी आपको बताया उसकी, या प्रथम वर्ष को तो आवश्यकता उतनी नहीं है इसका विवेचन या तुलना करना, फिर भी शास्त्र को जानने के लिए यह आवश्यक है। और ऋतु संधि ये जो प्रैक्टिकल चीज है वो हमने यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्योंकि ऋतुओं को चर्या तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो पहला ऋतु समाप्त होते जाता है वो लास्ट वाला हफ्ता या सप्ताह और आने वाले ऋतु का पहला सप्ताह, इनको हमने इस प्रकार से एडजस्ट करने के लिए, बॉडी को अडेप्ट करने के लिए समय देना है और उसी प्रकार से उसका सेवन करना है। अभी देखिए ये जो ऋतुचर्या है इसका हमने बहुत ही विस्तार से वाग्भटाचार्य जी से गाइडेंस लिया। अभी आपको जो भी प्रश्न है वो आप मुझे जरूर पूछिए, यहाँ चैट बॉक्स में भी थोड़े प्रश्न है तो उसको भी मैं अभी लूंगा। तो यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग समाप्त करते हैं।